जब कोई देश को इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोग रोजगार के लिए गांव से, रूरल एरियाज से शहरों की तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से शहरों के आसपास इनफॉर्मल सेटलमेंट्स डेवलप होने लगती हैं, जहाँ कच्चे पक्के मकान और सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं होती। इन्हें हम पॉपुलरली स्लम्स या बस्तियाँ बोलते हैं। अब कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये स्लम्स एक बढ़ती हुई इकोनॉमी का हिस्सा है, एक ट्रांजिटरी फेज है। मतलब जब इकोनॉमी ग्रो होगी तो ये स्लम्स और उनमें रहने वाले लोग प्रॉपर हाउसिंग की तरफ बढ़ेंगे। मगर अक्सर ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर ये स्लम्स टेम्पररी नहीं होते। कई देशों में स्लम्स सदियों से बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनमें रहने वाले लोग और उनके परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रह रहे हैं। इसे पॉवर्टी ट्रैप बोलते हैं। स्लम एक तरह से एक पॉवर्टी ट्रैप है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब मैं स्लम्स बोल रहा हूँ तो सबके दिमाग में सबसे पहले धारावी आता है, मगर मुंबई में धारावी के अलावा 2000 से ज़्यादा स्लम्स और भी हैं। और इंडिया के दूसरे बड़े और छोटे शहरों में भी ऐसे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं। और स्लम्स सिर्फ इंडिया में नहीं है, केन्या में किबेरा, पाकिस्तान में ओरांगी, मेक्सिको में नेजा, इनमें से कुछ हैं। और दुनिया की अर्बन पॉपुलेशन का 1/4 पार्ट आज स्लम्स में रहता है। मतलब दुनिया की इतनी पॉपुलेशन ऐसी जगहों पर रहती है जहाँ रहने की जगह इतनी कम है, बेसिक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली नहीं है। मुंबई के कई स्लम्स तो ऐसे हैं जहाँ 100 लोग एक पानी का नल शेयर करते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैलती है। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट आज़ादी के बाद से स्लम्स की प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश कर रही है। और ऑब्वियस सॉल्यूशन जो दिमाग में आता है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान बना के उनमें शिफ्ट कर दो, या लोगों के कच्चे मकान हटा के उन्हें पक्के घर बना के दे दिए जाए। नायक मूवी में एक सीन है जिसमें अनिल कपूर एक स्लम में रह रहे इंसान को उनका पक्का मकान वापस दिलाते हैं, जो उस आदमी ने किराए पे दे दिया था ताकि किराए के पैसे से वो 2 टाइम खाना खा सके। जो मकान मिलते हैं उन्हें किराए पे चढ़ाकर एक और नई झुपड़पट्टी बना लेते हैं। साहब जी, तुकाराम को भी एक मकान मिला था, इसने 2000 किराए पर सरदार जी को दे रखा है। इस तरह के इनिशिएटिव्स में यही दिक्कत होती है। ये प्रोग्राम्स बेरोजगारी को, लोगों की गरीबी को, उनके सेंस ऑफ होम को ध्यान में रख के नहीं बनाए जाते। गवर्नमेंट आती है, लोगों के घरों को बुलडोज करके उन्हें शहर के बाहरी हिस्सों में बसा देती है। ये नई जगह उनके रोजगार की जगहों से बहुत दूर होती है, जहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत महंगी होती है। इधर 3 महीना हो गया मेरा टूटे हुए रूम। बड़ी बड़ी लड़की है, सयानी सयानी। मैं रात के सोती हूँ तो डर लगता है मेरे को। ऐसा कोई नहीं है और मेरी लड़की लोग कुछ बोले मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने जो पक्के मकान लोगों को दिए, वहाँ कहीं कहीं जगहों पर लोगों को पानी के लिए 5 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं जो वो स्लम्स में दे रहे थे। एक बार बस इमेजिन करके देखो कि मैं आऊँ, आपका घर तोड़ूँ और आपको शहर से दूर एक बिल्डिंग में घर दे दूँ जिसके चारों तरफ केमिकल फैक्ट्री और पॉल्यूशन है। ये माहौल गाँव है मुंबई में, जिसके चारों तरफ सिर्फ केमिकल प्लांट्स और फैक्ट्रीज है। घरों को तोड़ा गया और उन गरीब लोगों को असिस्टेड रिहैबिलिटेशन के नाम पे यहाँ शिफ्ट किया गया। अगर आपको कभी जानने का मन हो कि एज अ सोसाइटी हम कितना गिर सकते हैं तो एक बार माहौल के बारे में पढ़ना। IIT बॉम्बे और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसे लोगों के रहने के लिए अनफिट बोल चुकी है। 80 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। लोगों को स्किन डिजीजेज और TB जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही है। खाना हवा में केमिकल की वजह से एक दिन में खराब हो जाता है। इंसान जो है कैसा रहेगा। हाँ, ये पानी देख लीजिए, ये पानी की हालत। यही पानी हम लोग आज 3 साल से पी रहे हैं। अगर कोई बाहरी इंसान आ जाएगा, अगर ये पानी पिलाएंगे तो पिएंगे क्या? ऐसा हालत है। और ये पानी पीने से, ये पानी का खाना भी खाने से ये जो गला है, पेट में भी इन्फेक्शन हो जाता है। दर्द जो है गैस बांध लेता है। हमारी अकेला के नहीं, पूरे बिल्डिंग में किससे पूछो तो यहाँ पर बोलते हैं हमारा खाना भी हजम नहीं होता है। जिम्बाब्वे में ऑपरेशन क्लीन अप किया गया स्लम्स की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। ये एक एरिया है ऑपरेशन से पहले, और ये ऑपरेशन के बाद 7 लाख लोगों के घर या तो जला दिए गए या तोड़ दिए गए। यूनाइटेड नेशंस ने केनसप नाम से एक प्रोग्राम चलाया केन्या में। किबेरा में लोगों को घर दिए गए, मगर यहाँ भी वही हुआ। शहर में हाई रेंट्स की वजह से लोगों ने रिश्वत देके इन घरों में रहना चालू कर दिया। कुछ लोग जिनको घर मिले उन्होंने अपने घर किराए पे दे दिए और वापस स्लम्स में आ गए। और कुछ लोग ये घर छोड़ के वापस स्लम्स में आ गए क्योंकि वो रहना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। उनको बेसिक नीड्स जैसे ट्रांसपोर्ट, पानी, सैनिटेशन जैसी चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। Jack, who requested for anonymity, is one such individual. Citing financial constraints, Jack rented out his flat at a subsidized rate and moved back to the slum with extra money in his pocket. और इस तरीके की प्रोग्राम्स में यही दिक्कत है। गरीबी से निकलना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आप लोगों को ज़बरदस्ती फॉर्मल सोसाइटी में पुश करोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली वापस स्लम्स में आ जाएंगे, या फिर जहाँ शिफ्ट हुए हैं वो नए स्लम्स बन जाएंगे। यहाँ पे सब स्लम एरिया से है।
तो 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा किसी का मंथली इनकम नहीं है, और उसमें से अगर 4,000 रुपया हमारा ट्रैवलिंग में जाएगा तो 6,000 में बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा और दूसरे तरीके के सॉल्यूशंस जो पॉलिसी मेकर्स यूज़ करते हैं इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के लिए वो है कि मार्केट अपने आप इन स्लम्स का ध्यान रखेगा। मगर उससे पहले मैं आपको कुक्कू एफएम के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्होंने वीडियो बनाने में मुझे सपोर्ट किया है। कुक्कू एफएम एक ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे 1000 से भी ज़्यादा घंटे का कंटेंट अवेलेबल है। और अगर आपका भी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन अपनी लाइफ इंप्रूव करने का है, जो जनवरी के ख़त्म होते होते अब थोड़ा डगमगा रहा है, तो सेल्फ हेल्प जॉनर में एक बुक जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ वो है जेम्स क्लियर की फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स, जो समराइज फॉर्म में कुक्कू एफएम पे अवेलेबल है। ये बुक अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के बारे में। अपने अंदर बदलाव लाने के लिए कोई और नहीं, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। और हर दिन 1% बेहतर होने के बारे में ये बुक एक बहुत ही अच्छी गाइड है। इसके अलावा कुक्कू एफएम पे आपको और भी दूसरी ऑडियो बुक्स मिल सकती है रीजनल लैंग्वेजेस में। पर्सनली मैं ऑडियो बुक्स का फ़ैन हूँ क्योंकि बुक्स तो मेरे पास बहुत है, मगर अपने काम और अपनी लाइफ में बुक्स के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पे ऑडियो बुक्स मेरी सेवियर है। मैं एनिमेशंस बनाते टाइम सुनता हूँ, मंडेन टास्क जैसे खाना बनाते टाइम मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ, जिससे मेरा बहुत टाइम बचता है। और बेस्ट पार्ट, मुझे नए वीडियो आइडियाज़ भी मिलते हैं। कुक्कू एफएम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसका प्राइस सिर्फ 399 है एक साल का। और फर्स्ट 250 लोग जो मेरा कूपन कोड BW50 यूज़ करेंगे उन्हें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 200 रुपये में एक साल तक ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी डील है। कुक्कू एफएम को एक बार ज़रूर ट्राई करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। अब वीडियो पे वापस आते हैं। दूसरे तरीके के सॉल्यूशंस जो पॉलिसी मेकर्स यूज़ करते हैं इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के लिए वो है कि मार्केट अपने आप इन स्लम्स का ध्यान रखेगा। और इंडिया ने भी 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद कुछ इस तरीके पॉलिसी का इस्तेमाल किया। बेसिकली गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व करती है स्लम्स को सुधारने के लिए, जिसके अंदर प्राइवेट बिल्डर्स जिन ज़मीनों में स्लम्स हैं वहाँ पे उन स्लम्स में रह रहे लोगों को पक्के मकान बना के दे देंगे फ्री में। और जो बची हुई ज़मीन है उन पे अपार्टमेंट्स बना के वो अपने हिसाब से बेच सकते हैं। जो सुनने में या ऑन पेपर अच्छा लगता है, मगर अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस तरह की पॉलिसी में कितनी धांधली, कितना करप्शन हो सकता है। ये ब्रेकडाउन एक 300 स्क्वायर फीट सब्सिडाइज यूनिट बनाने का, और ये जो सर्कल में अमाउंट है ये सब रिश्वत है, ब्राइब है। मतलब 1/3 कॉस्ट सिर्फ रिश्वत है। हमारे ईमानदार पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन इस तरह की स्कीम्स को अपने ब्लैक मनी को वाइट करने में इस्तेमाल करते हैं। जो डेवलपमेंट होता भी है वो ख़राब होता है और सोशल इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ती है। इस स्कीम के अंदर 23 सालों में सिर्फ 2 लाख लोगों को घर मिले हैं। इस रेट पे सिर्फ मुंबई के स्लम्स को ठीक करने में 100 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। इंडिया में बड़े स्केल पे जो ऐसी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में लॉन्च की थी। मगर इसमें भी वही सब प्रॉब्लम्स है। लोगों को घर मिलते हैं तो वो शहरों के बाहर उनके रोज़गार की जगह से बहुत दूर होते हैं, और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं और बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं होती। राजस्थान में CAG जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने इस स्कीम के अंदर मिले घरों का सर्वे किया। लगभग आधे घरों में टॉयलेट्स नहीं है। 80% लोगों को पानी की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है, पानी की डायरेक्ट लाइन्स नहीं है। और 30% घर तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ भी नहीं हो रहे। इस स्कीम के अंदर लोगों को लोन्स भी मिलते हैं, मगर वो तब जब आपके पास ज़मीन हो, और शहर के पास ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ज़मीन के प्राइस ही इतने इन्फ्लेटेड है। पिछले साल CBI ने बताया कि DHFL के प्रमोटर्स ने इस स्कीम के अंदर फर्जी लोन बांट के 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया। और ऐसी न्यूज़ आप हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, और ये आपका टैक्स पेयर्स का पैसा है। रोना के साथ भी ऐसा ही हुआ। पंचायत सचिव ने उनके घर का ठेका अपनी पहचान के ठेकेदार को दिलवा दिया। 23 अप्रैल 2018 को उनके खाते में 25,000 की पहली किश्त आई। घर का काम शुरू हो गया। 1 महीने बाद 24 मई को खाते में 40,000 की दूसरी किश्त आ गई। महीने में उनके मकान की दीवार खड़ी हो गई। 23 जुलाई को छत डलवाने के लिए 40,000 की तीसरी किश्त भी आ गई। और यहीं से रोना का रोना शुरू हुआ, क्योंकि ठेकेदार रोना की तीसरी किश्त के 40,000 रुपए लेकर गायब हो गया। पिछले 8 महीने से रोना के आवास का काम बंद है, और आवास के नाम पर उनके पास बिना छत का, ईंटों का अधूरा ढांचा खड़ा है। देखो, हाउसिंग एक की इनपुट है किसी भी सोसाइटी, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। एक घर सिर्फ एक छत और 4 दीवारें नहीं है। एक घर सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ का जरिया है, अपनी और अपनी फ्यूचर जनरेशन की लाइफ सुधारने का एक जरिया है। मगर ये आप लोगों के घर तोड़ के उन्हें अपने रोजगार से, अपनी सोसाइटी से दूर करके नहीं कर सकते। और ना ही ये काम आप मार्केट पे छोड़ के कर सकते हो कि मार्केट अपने आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा।
नागपुर में यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन ने स्लम्स में एक सर्वे किया और 90% लोगों ने कहा कि हमें कहीं और घर देने की जगह यहीं हमारे घरों को अपग्रेड कर दो, उन्हें बेहतर बना दो। और इस तरीके का स्लम अपग्रेडेशन काम करता है। इंडोनेशिया का कैंपुंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम एक एग्जाम्पल है। लोगों के घर तोड़ के उन्हें वर्टिकल हाउसेज में शिफ्ट करने की जगह गवर्नमेंट ने वहीं पे लोगों को पानी, फुटपाथ, पब्लिक टॉयलेट जैसी सुविधाएं दी। इसके अलावा वहीं के रहने वाले लोगों को प्लानिंग प्रोसेस में अपने घरों को सुधारने में इन्वॉल्व किया। 1/3 से लेके आधी कॉस्ट ये कम्युनिटीज खुद देती है, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है। कोलंबिया में मेडीन, अगर आपने नार्कोस दिखा है तो ये नाम सुना होगा। एक टाइम पे सिटी मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, स्पेशली वहाँ के स्लम्स। आज ये क्राइम रेट लगातार गिर रही है, इकोनॉमी बूम कर रही है। और ये पता है उन्होंने कैसे किया? मेन सिटी और स्लम्स के बीच में केबल कार स्टार्ट करके। ईजी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से स्लम्स में रह रहे लोग आसानी से रोजगार के लिए अब सिटी में जा सकते थे। स्लम्स को तोड़ने की जगह वहाँ रह रहे लोगों को इन्वॉल्व किया। केन्या में मुकुरु स्लम, जिसे गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्लानिंग एरिया घोषित किया। गवर्नमेंट ने वहाँ रह रहे लोगों को इन्वॉल्व किया। वहाँ के लोगों को ट्रेन किया गया डेटा कलेक्ट करने के लिए। हर टॉयलेट, पानी का नल, बिजली का सोर्स को मैप किया गया। स्लम में रह रहे लोगों को जब पॉलिसी और रिसर्च में इन्वॉल्व किया गया तो मुकुरु के लोगों के हिसाब से हुआ, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके लिए हुआ, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक्चुअली इंप्रूवमेंट हुआ। अब मैं मानता हूँ ये आइडियाज ऐसे नहीं है जिन्हें हम इंडिया में लेके आए और हमारी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा, मगर इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब वहाँ रहने वाले लोगों को प्लानिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में इन्वॉल्व करते हैं। जब पावर में जो लोग हैं वो गरीबों के लिए चुनते हैं तो वो चुनते नहीं है, वो अपनी चुनी हुई चीज़ें उन पर थोपते हैं। और जब गरीब खुद ये डिसीजंस लेते हैं तो वो बेहतर चीज़ें चुनते हैं जो उनके लिए काम करे, उनकी मदद करे। और हमें उन्हें चुनने की शक्ति देनी चाहिए, उन चॉइसेस को एम्पावर करना चाहिए। फंडामेंटल चेंज जो हमें चाहिए वो ये है कि जो इन स्लम्स में रह रहे हैं वो शहर का बराबर हिस्सा है। हम एज अ सोसाइटी तभी ग्रो करेंगे जब सब ग्रो करें, सिर्फ एक हिस्सा नहीं। मगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसे स्लम्स को अलाउ कर देने से कितनी प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी, सब अपना घर बनाने के लिए फ्री में आ जाएंगे, आपके शहर में कितनी भीड़ हो जाएगी। मगर ये आपकी प्रिविलेज है कि आप ऐसा सोच रहे हो। लोग एक घर के लिए शहर नहीं आते हैं, वो रोजगार के लिए, अपने और अपने परिवार का भविष्य सुधारने के लिए आते हैं। गरीबी एक चॉइस नहीं है, गरीबी एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, गरीबी एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें इतने सालों से लोग फंसे हुए हैं और उससे परेशान होकर उससे बाहर निकलने के लिए शहरों की तरफ बढ़ते हैं। और एक बेहतर जिंदगी का अधिकार इन सबका है। गरीबी लोगों की अफोर्डेबिलिटी को, उनकी खर्च करने की क्षमता को अफेक्ट कर सकती है, पर उनकी आकांक्षाओं को, उनकी एस्पिरेशंस को नहीं।